नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश डांगी गौरव ज्ञान धारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास के अंदर हमने पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर अपन के पास 13 ग्रुप 14, 15, 16, 17 और 18 होता है। 13 ग्रुप और 14 ग्रुप की जो अपन फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनको कैसे बनाया जा सकता है, वो किसी और भी सब्सटेंस से कैसे रिएक्शन करते हैं, वो सब कुछ पढ़ लिया है। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट। कौन से 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट? 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं वो देखिए। तो ये पी कक्षक के तत्व है। किसके हैं ये? पी कक्षक के तत्व। पी कक्षक में इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात करूं, किसका पीक, तो ये होता है NS2 NP1 से लेके कितना होता है? 6 होता है। NS2 NP1 से लेके कितना होता है? 6 होता है। जब भी अपन 13 ग्रुप ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे तो पी के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1। 14 की बात करेंगे तो कितना आएंगे? 2। 15 की बात करेंगे तो कितना आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन। और जब भी अपन 16 की बात करेंगे तो कितना आएंगे? 4। लाइक दिस इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक के पी ऑर्बिटल के अंदर क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। तो चलिए 15 ग्रुप के अंदर कौन कौन सा था? एक तो आता है नाइट्रोजन जिसका सिंबल है N। एक आता है फास्फोरस, फास्फोरस का सिंबल क्या होता है? P। एक आएगा अपने पास आर्सेनिक, आर्सेनिक का सिंबल होता है AS। एक आएगा एंटीमनी, एंटीमनी का सिंबल होता है SB। एंटीमनी का सिंबल आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत बार अपने को जो सिंबल होता है वो भी पूछा जा सकता है। एक आएगा अपने पास कौन सा? बिस्मिथ, बिस्मिथ का सिंबल होता है कौन सा? Bi। जब भी अपन इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जब भी हम बात करें तो इसका होता है अपने पास NS2 NP कितना होता है? 3। इसका मतलब S इसके अंदर पूरा भरा हुआ होता है और P जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। यहां पे जो N होता है, N, इसे मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य क्वांटम, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं इसको। और ये अपने को कहां से मिलेगी? ये मिलेगी अपने को नंबर ऑफ पीरियड से, नंबर ऑफ पीरियड से, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड। ओके, तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अपने को समझ में आ गया। अब इसका मीनिंग क्या है कि सपोज अपने को N का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। किसका लिखना है? N का। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ये लिखा मैंने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो NS2 NP3, अब ये कौन से पीरियड का है? 2 का। लेकिन अपने को यहाँ क्या रखना है? हीलियम जो थी, मैंने आपको बताया था कि इनर गैस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे जाते हैं। तो हीलियम लिख दिया, ये कितने का है? 2 का। तो यहां लिख देंगे अपन 2s2 और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा? 2p3। फास्फोरस का लिखना है तो P कितना होता है? 15। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। तो यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा? नियोन। और यहां आ जाएगा अपने पास 3s2 और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा? 3p3। सेम एज इट इज, इसी पैटर्न से सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाएंगे। एक बात आपको जरूर याद रखनी है कि जब भी अपन फोर्थ पीरियड के अंदर जाएंगे, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड के अंदर जाएंगे, तो डी जो है, डी ऑर्बिटल और जो एफ ऑर्बिटल, डी सबशेल और जो एफ सबशेल है, वो जुड़ जाएंगे। उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। तो ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया मैंने आपको, स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बता दिया है। और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि 13 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन याद कर सकते हैं, तो वो 14 के लिए हो जाएगा, 14 15 के लिए हो जाएगा। अब कैसे कि एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते जाना है? अपने को बढ़ाते चले जाना। किसके अंदर? पी कक्षक के अंदर। किसके अंदर? पी के अंदर। इनके एस कक्षक, इनके एस कक्षक जो है और जो इनके एक्स कक्षक कैसे होते हैं? पूर्ण भरे होते हैं। और पी कक्षक जो होते हैं ना, वो कैसे भरे होते हैं? आधे भरे होते हैं, जिसके कारण इनका विन्यास, जिनके कारण इनका विन्यास अतिरिक्त स्थिर होता है। ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये जो 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैं, ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक अर्धपूरित विन्यास को। और मैंने आपको बताया था कि अर्धपूरित विन्यास हो या पूर्ण पूरित विन्यास हो, वो ज्यादा स्थायी होते हैं दूसरे भरे हुए जो विन्यास होते हैं उनकी कंपेयर के अंदर, है ना।
तो यहां अपन लिख सकते हैं कि हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड, half filled and fulfilled, half filled and fulfilled is more stable, is more stable than other filled orbital, other filled orbital, other filled orbital. ओके, अब हाफ फील्ड के अंदर कौन सा आएगा? हाफ फील्ड के अंदर आ जाएगा अपने पास कौन सा P3 आ जाएगा, और फुल फील्ड के अंदर कौन सा आ जाएगा अपने पास, कौन सा आ जाएगा? P6 आ जाएगा। मतलब ये दोनों ऑर्बिटल है ना, दूसरे बड़े हुए ऑर्बिटल जितने भी है उनसे ज्यादा स्थायित्व शो करते हैं। चलिए सेकंड है अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताया था कंबाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रॉन को देने की या लेने की जो कैपेसिटी है उसे अपन क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं। कितनी शो कर सकता है? ये -3 शो कर सकता है, ये +3 शो कर सकता है, ये +5 शो कर सकता है। नीचे जाने पर +5 की स्थिरता कम होती है, और ये क्यों होती है? क्योंकि क्यों स्थिरता कम होती है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसके कारण? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण क्या है कि जैसे नाइट्रोजन जो +5 शो कर रहा है, जैसे सपोज नाइट्रोजन +5 शो करता था, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो भारी तत्व जो है ना वो हमेशा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेंगे? कम शो करेंगे। और जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे जाएंगे तो भारी तत्व हमेशा कम ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसका मतलब यही है। बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके -3 ऑक्सीकरण अवस्था बना देते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। जिसमें किसमें? एक तो NH3 में और एक इसमें आएगा कौन सा? PH3 के अंदर। एक तो इट मींस ये कह रहा है कि इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे, और जैसे 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे ये ऑक्टेट को क्या कर देंगे? कंप्लीट। और ऑक्टेट के अंदर कंप्लीट करेंगे तो ये कौन कौन से कंपाउंड बना सकता है? तो एक तो NH3 है जिसे अपन अमोनिया बोलते हैं, और एक आता है अपने पास कौन सा? PH3 जिसे अपन फॉस्फेट बोलते हैं। कौन से बोलते हैं? फॉस्फेट। प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर आएगा अपने पास थर्ड, जिसे बोलते हैं कौन सा? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, परमाणु आकार। परमाणु आकार की जब भी हम बात करेंगे तो समूह में नीचे जाने पर नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अब एक बात बताओ कि जब भी अपन परमाणु क्रमांक में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, और जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। लेकिन जब अपन 4th पीरियड की तरफ जाए, अपन 5th से 6th पीरियड की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा ऑलमोस्ट सेम रहता है। वो फिर आपको बताया है मैंने कि लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। हालांकि आर्सेनिक से बिस्मिथ तक सहसंयोजक त्रिज्या में बहुत कम वृद्धि प्रेक्षित की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो डी और किस में चला जाएगा? एफ में चला जाएगा। और आपको मैंने बताया था कि डी और एफ में जब भी जाएगा तो वो क्या शो करते हैं? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट शो करेंगे। जब पुअर शिल्डिंग इफेक्ट शो करेंगे तो उनका जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जैसे ही प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो उसकी रेडियस का मान जो बढ़ना चाहिए था वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या होती है? सेम होती है। कोवेलेंट रेडियस जो होती है ना वो ऑलमोस्ट कैसी रह जाएगी अपने पास? सेम रह जाएगी, ठीक है। किस कारण? डी और एफ में इलेक्ट्रॉन बनने के कारण, डी एंड एफ कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बनने के कारण, इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण। ओके, चलिए नेक्स्ट अपने पास एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट है अपने पास आयनन एंथैल्पी। कौन सा एंथैल्पी? आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी इज आल्सो नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कौन सी बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी परमाणु आकार में लगातार वृद्धि के कारण घटती जाती है। ये आप सबको पता होगा
कि जब भी अपन ऊपर से नीचे जाते हैं, जब भी अपन ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनका परमाणु आकार बढ़ेगा। परमाणु आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है, और जैसे आसानी से इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाएगा तो ऊर्जा जो अपने पास आयन जो एनर्जी है उसको कम देना पड़ेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि जब भी अपन ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये हमेशा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कैसी बन जाएगी, घट जाएगी। ये मैंने बहुत आपको 13 में भी बताया, 14 में भी बता दिया है। अर्धभरित कक्षीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अतिरिक्त स्थायित्व व छोटे आकार के कारण संगत आवर्तों में वर्ग संख्या 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी वर्ग 14 के तत्वों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्या है अपने पास, इंपॉर्टेंट है। यदि आपको 13 ग्रुप ऑफ एलिमेंट की बात करें, सॉरी 14 और 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे तो हमेशा 15 की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। 15 की हमेशा क्या हो जाएगी, ज्यादा। वो ज्यादा क्यों होती है, उसका एक रीजन, दो रीजन ये है कि एक तो इसका अर्धभरित कक्षीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका मतलब हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं ना, तो जैसे अपने पास ये लिख लिया मैंने, कार्बन लिख लिया, और एक लिख लिया मैंने ये कार्बन है, और ये मैंने लिख लिया कौन सा, नाइट्रोजन। कार्बन का आता है 1s2 2s2 और 2p कितना आएगा 6, जबकि नाइट्रोजन का कितना आएगा 1s2 2s2 और 2p क्या आ जाएगा अपने पास 3। 2p कितना आ जाएगा अपने पास 3। अपन जब कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ चलते हैं, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ चलते हैं तो वहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए था। नाइट्रोजन क्या, इसका जैसे उसे उधर जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ज्यादा किसकी होनी चाहिए अपने पास, ज्यादा किस एनर्जी की बात करें अपन तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो अपने पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण इनकी क्या हमेशा ज्यादा होगी। तो देखिए इस कारण आवर्त में वर्ग संख्या 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी वर्ग 14 के तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है। तो इसका मतलब ये है कि 2p3 वाला है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, ये वाला। ये जब 2p3 शो करेगा तो इस ज्यादा स्थायित्व होगा, और जब भी ये ज्यादा स्थायित्व होगा तो इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अपने को क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जैसे अपने को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के मान हमेशा क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। इनके मान क्या हो जाते हैं, ज्यादा। किसके कंपेयर की बात करें, कार्बन और इसकी बात करें। फिर उसके बाद में अपन जो 16 ग्रुप ऑफ एलिमेंट है उसके लिए भी अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये याद रख सकते हैं कि अर्धभरित हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनके हिसाब से इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर थोड़ा सा क्या आता है, चेंज आता है। नेक्स्ट है अपने पास धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण में नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये तो क्या है, दोनों अधातु है। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों क्या है, अधातु। एक आता है मेटलाइट्स। मेटलाइट्स मतलब उपधातु कहा जाता है, मतलब मेटल और नॉन मेटल की तरफ बिहेव कर सकती है। एक तो है अपने पास आर्सेनिक और एक है अपने पास कौन सा, Sb। ये दोनों कौन सी है, नॉन मेटल है और मेटलाइट्स है। एक आता है अपने पास बिस्मिथ। बिस्मिथ क्या है अपने पास, मेटल। बिस्मिथ क्या है अपने पास, मेटल। नेक्स्ट आएगी अपने पास भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के अंदर नाइट्रोजन जो है, कौन सा, नाइट्रोजन द्विपरमाणिक गैस N2 है, जबकि अन्य क्या है, ठोस है। मतलब N2 तो जो है वो गैस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, बाकी जितने के अंदर है वो सारे कौन से होते हैं अपने पास, सॉलिड स्टेट होते हैं। कौन से स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट। बाकी सारे कौन से होते हैं इसमें, सॉलिड स्टेट के अंदर। तो आप ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे की ओर जाने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है। सामान्यतः जब भी अपन ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमेशा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे, परंतु गलनांक आर्सेनिक तक तो बढ़ते हैं और इसके बाद विस्मित तक क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एक टेबल बताऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आर्सेनिक तक तो बढ़ते हैं लेकिन उसके बाद वो हमेशा क्या होने लग जाते हैं, घट जाते हैं। तो इसका मतलब जो गलनांक वाला पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है अपने। ओके, नेक्स्ट है नाइट्रोजन के अलावा सभी तत्व अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन डू नॉट शो एलोट्रोप प्रॉपर्टी, बाकी जितने भी हैं वो सारी प्रॉपर्टी ऑलियोट्रोपिक प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट आएगा अपने पास विद्युत ऋणात्मकता। कौन सा आएगा, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब ये होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है उसे अपन क्या बोलेंगे, विद्युत ऋणात्मकता। क्या बोलेंगे अपन उसको, विद्युत ऋणात्मकता। ऊपर से नीचे जाने पर
हमेशा क्या होती है, घटती है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की जो कैपेसिटी है वो उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और जैसे ही उसमें कमी आएगी तो अपन ये समझ सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा क्या होती है, घटती है। इसका जस्ट वाइस वर्सा, इसका जस्ट वाइस वर्सा, लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से जब भी अपन राइट जाएंगे तो हमेशा क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। विद्युत ऋणात्मकता हमेशा लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमेशा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अपन ये विद्युत ऋणात्मकता का पॉइंट जो है वो ये समझ सकते हैं कि जब भी अपन टॉप से बॉटम में जाते तो ये हमेशा क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कौन सी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास ये टेबल, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इस टेबल के अंदर एटॉमिक मैंने आपको नंबर बता दिया है, परमाणु द्रव्य, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, विद्युत ऋणात्मकता आपको बता दिया कि ऊपर से नीचे जाते तो हमेशा घटती है। ठीक है, ये तो हमेशा क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। ठीक है, सहसंयोजक त्रिज्या की बात करें अपन तो ये इसमें ये हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या हमेशा क्या करती है, बढ़ती है, बढ़ती है। गलनांक, गलनांक की बात करें अपन, किसकी बात करें, गलनांक, तो ये वाला देख लीजिए, ये वाला है आर्सेनिक। गलनांक ये कह रहा है नाइट्रोजन से जब भी आर्सेनिक की तरफ जाएंगे तब तक तो हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर आर्सेनिक से सीधा बिस्मुथ की तरफ जाएंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका ऑर्डर यदि अपने को निकालना है तो सबसे फर्स्ट पहले क्या लिखना पड़ेगा, आर्सेनिक, आर्सेनिक के सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में किसका होगा, एंटीमनी का, Sb। उसके बाद में किसका होगा, उसके बाद में होगा अपने पास बिस्मिथ का, उसके बाद होगा बिस्मिथ का, और उसके बाद हो जाएगा अपने पास फास्फोरस का, P का, और उसके बाद हो जाएगा अपने पास नाइट्रोजन का। किसका हो जाएगा अपने पास, नाइट्रोजन का। तो आपको सिर्फ सीधा सीधा ये याद रखना है कि गलनांक के अंदर यदि मेल्टिंग पॉइंट के अंदर वेरिएशन पूछे तो कौन ज्यादा वेरिएशन शो करता है, वो शो करता है अपने पास कौन सा, आर्सेनिक शो करता है। कौन सा शो करता है, आर्सेनिक शो करता है। जब भी अपन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट तो हमेशा देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है अपने पास, बढ़ता है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी भी अपन जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो वो भी हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। डेंसिटी भी हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो गलनांक वाला पॉइंट है उसको आप याद रखिए कि आर्सेनिक जो है वो एबनॉर्मल पॉइंट शो करता है। ठीक है, एबनॉर्मल शो करेगा। नेक्स्ट देखिए आप, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट है, ये सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली अपन ने। अभी अपन पढ़ेंगे इसका कौन सा, केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सी पढ़ेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी की जब भी बात की जाएगी ना तो इसकी जो फर्स्ट आती है ना उसे अपन बोलते हैं हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता। इट मींस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। समूह 15 के सभी तत्व प्रकार के गैसीय हाइड्राइड बनाते हैं जिसे अपन बोल सकते हैं कौन सा, NH3। मतलब जितने भी अपन ये बात करें तो अपने EH3 जितने भी हैं वो किस टाइप के बनाते हैं अपने पास, EH3 के। समूह 15 के सभी तत्व EH3 प्रकार के गैसीय हाइड्राइड बनाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। क्षारीय प्रकृति मतलब इनके बेसिक नेचर की बात करें तो ये हाइड्राइड लुईस सार, ये हाइड्राइड कैसे कहलाते हैं अपने पास, लुईस सार के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि केंद्रीय परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, केंद्रीय परमाणु पर क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लोन पेयर, जिसे अपन क्या बोलेंगे, लोन पेयर होता है। समूह में नीचे जाने पर क्षारीय गुण घटता है। समूह में नीचे जाने पर क्षारीय गुण हमेशा क्या होगा, घटेगा। इट मींस ये तो सबसे अधिक, ये तो सबसे कम क्षारीय होगा, ये तो है अपने पास कौन सा, कम क्षारीय, और ये हो जाएगा अपने पास कौन सा, प्रबल क्षारीय। ये अपने पास हो जाएगा कौन सा, प्रबल क्षारीय, प्रबल क्षारीय, प्रबल क्षारीय। मैंने आपको ये बताया था कि सपोज BiH3 ये कम क्षारीय है तो अम्लीय हमेशा कैसा होगा, अधिक होगा। अम्लीय हमेशा कैसा होगा, अधिक होगा। और ये प्रबल क्षारीय है
तो अम्लीय हमेशा कैसा होगा, कम अम्लीय होगा, कम अम्लीय होगा। इसका मतलब बेसिसिटी और एसिडिटी जो है वो एक दूसरे के हमेशा वाइस वर्सा वर्क करती है। कैसी वर्क करती है, वाइस वर्सा वर्क करती है। NH3 केवल एक मृदु अपचायक है जबकि BiH3 प्रबलतम अपचायक है। ये पॉइंट आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। NH3 जो है वो तो आपके पास वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि BiH3 जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये वाला कौन सा है, BiH3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो ये वाली लाइन को थोड़ा सा आप मार्क करके रखना, यहां से क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है। ऑर्डर की जब भी बात करेंगे तो ऑर्डर आपको पता ही है कि NH3 सबसे वीक है तो और ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो ये इसी ऑर्डर के अंदर ये फॉलो करेगा। नेक्स्ट है अपने पास ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। ऑक्सीजन रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। ये तत्व E2O3, कौन सा, E2O3, और एक आएगा अपने पास E2O5। E2O3 और E2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। अम्लीय गुण की जब भी बात करें हम तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस के और जितने भी ऑक्साइड है वो हमेशा कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। समूह में नीचे जाने पर आर्सेनिक से विस्मित ऑक्साइड के अम्लीय गुण घटते हैं। अम्लीय गुण क्या हो जाएंगे, घटेंगे, और क्षारीय गुण हमेशा क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब भी अपन समूह से नीचे जाएंगे तो आर्सेनिक से विस्मित तक हमेशा अम्लीय गुण क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। एसिडिटी की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया था कि एसिडिटी की प्रॉपर्टी यदि डिक्रीज हो जा रही है तो इनकेस किसकी होगी, बेसिसिटी की। किसकी होगी, बेसिसिटी की। तो क्षारीय गुण जो है ना वो क्या हो जाएगी, अपने पास बढ़ जाएंगे। ये पॉइंट आप थोड़ा सा इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है अपने पास नाइट्रोजन और फास्फोरस के E2O3 प्रकार के ऑक्साइड पूर्णतः अम्लीय होते हैं। कौन कौन किसके, E2O3 प्रकार के जितने भी ऑक्साइड है वो हमेशा पूर्णतया क्या होते हैं, अपने पास अम्लीय, पूर्णतया क्या है, अपने पास अम्लीय होते हैं। जबकि आर्सेनिक तथा एंटीमनी के कैसे होंगे, उभयधर्मी। कैसे हो जाएंगे, एंटीमनी के कैसे हो जाएंगे, अपने पास उभयधर्मी हो जाएंगे। तथा विस्मित के प्रबल कैसे होते हैं, क्षारीय। विस्मित के कैसे हो जाएंगे, अपने पास प्रबल क्षारीय हो जाएंगे, प्रबल क्षारीय हो जाएंगे। इस पॉइंट को भी आप थोड़ा सा इंपोर्टेंट कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट ही इस लाइन से ही क्वेश्चन उठा के दे देगा। जैसे क्या बोला इसने कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के E2O3 प्रकार के, नाइट्रोजन और फास्फोरस के E2E मतलब कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे N2O3 है, N2O3 है, P2O3 है, ये जितने भी है ये सारे कौन से कहलाएंगे, अपने पास एसिडिक प्रॉपर्टी कहलाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। जबकि आर्सेनिक तथा एंटीमनी ASO3 की बात करें, AS2O3 की बात करें, अपन बात करें जब भी SB2O3 की बात करें अपन, तो ये सारे कैसे कहलाएंगे, अपने पास एम्फोटेरिक कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक की बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं कि ये एसिड और बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन करवा के अपन क्या दे सकते हैं, सॉल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। विस्मित जो है उसका कौन सा हो जाएगा, अपने पास प्रबल क्षारीय हो जाएगा। मतलब ये स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएंगे, अपने पास ये बेसिक हो जाएंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अम्लीय गुण और ये जो क्षारीय वाला जो मैंने बताया पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपने पास हेलोजन। हेलोजन के साथ नेक्स्ट है अपने पास हेलोजन के साथ क्रियाशीलता। हेलोजन के साथ क्रियाशीलता, ये अपना थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, हेलोजन की प्रतिक्रियाशीलता की जब भी अपन बात करेंगे तो इन तत्वों की अभिक्रियाओं में हैलाइडों की दो श्रेणियां हैं। मतलब ये हैलाइड जब भी रिएक्शन, मतलब हेलोजन के साथ रिएक्शन करें, हेलोजन कितनी होती है, 4, FCl Br I, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये कौन कौन से प्रकार के बना सकते हैं, एक तो बनाएगा ये EX3, एक बनाएगा साहब ये EX5। इट मींस एक तो ट्राई हैलाइड बनाएगा
और एक बनाएगा ये कौन सा, पेंटाहेलाइड। नाइट्रोजन के संयोजकता कोश में, नाइट्रोजन के संयोजकता कोश में डी कक्षों की अनुपस्थिति के कारण यह पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, जबकि पेंटाहेलाइड ट्राइहेलाइडों की अपेक्षा अधिक सहसंयोजी होते हैं। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है ये पॉइंट? ये पॉइंट ये बोल रहा है कि नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्मेशन ऑफ पेंटाहेलाइड, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता। कैसे? कि नाइट्रोजन NCl3 ये तो बना सकता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड या ट्राइहेलाइड तो बना सकता है, लेकिन नाइट्रोजन की बात करें तो अपने पास ये NCl5 ये नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? उसका रीजन है अनअवेलेबिलिटी ऑफ unavailability ड्यू टू, ये लिख लीजिए आप ना, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट, ये भी लिख सकते हैं आप ना, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसके अंदर कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, और जब भी वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता तो ये NCl3 तो बना सकते हैं, NH3 नाइट्रोजन ट्राइहेलाइड तो बनाया जा सकता है, लेकिन नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड बनाया नहीं जा सकता। नाइट्रोजन के अलावा इन सभी तत्वों के ट्राइहेलाइड स्थायी होते हैं, नाइट्रोजन के लिए केवल NF3 ही स्थायी होता है। नाइट्रोजन की जब भी बात की जाएगी तो नाइट्रोजन NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड जो है वो ही क्या होता है अपने पास, स्टेबल होता है, बाकी स्टेबल नहीं होते। एक आएगा अपने पास BIF के अतिरिक्त सभी ट्राइहेलाइड मुख्य रूप से सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। BIF3 के अतिरिक्त सभी ट्राइहेलाइड मुख्य रूप से सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं, मतलब इनको छोड़ के बाकी सारे कौन से होते हैं, कोवैलेंट नेचर के होते हैं। के अतिरिक्त सभी ट्राइहेलाइड मुख्य रूप से सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं, मींस कोवैलेंट नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं ये? कोवैलेंट नेचर के होते हैं। फोर्थ पॉइंट है अपने पास धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता, इट मींस रिएक्शन विद या रिएक्शन टूवर्ड्स मेटल के साथ ये एलिमेंट कैसे रिएक्शन करते हैं? ये सभी तत्व धातुओं के साथ अभिक्रिया करके द्विअंगी यौगिक, कौन सा यौगिक? द्विअंगी यौगिक बनाते हैं, जिनमें यह -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। जैसे अपने पास द्विअंगी यौगिक कौन से होते हैं? द्विअंगी यौगिक का मतलब ये होता है कि अपने पास ये जो मैंने एग्जांपल दे रखे हैं आपके पास, जैसे कैल्शियम नाइट्राइड, ये वाला द्विअंगी है, कैल्शियम नाइट्राइड है, अपने पास Ca3P2 है, कैल्शियम फॉस्फाइड है, एक आएगा अपने पास सोडियम आर्सेनाइड है, एक आएगा अपने पास कौन सा, जिंक एंटीमोनाइड है, और एक लास्ट है अपने पास कौन सा, Mg3N2। मतलब कि जब भी ये मेटल के या किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे ना तो इस प्रकार के द्विअंगी यौगिक का फॉर्मेशन कर देंगे, तो ये वाला पॉइंट जो था ना अपने पास धातुओं के प्रतिक्रियाशीलता, जब भी ये इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास Ca3 कौन सा हो जाएगा, अपने पास N2 हो जाएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास डाइनाइट्रोजन। नेक्स्ट है अपने पास कौन सा, डाइनाइट्रोजन। फॉर्मूला होता है अपने पास कौन सा, N2। डाई मतलब 2, नाइट्रोजन मतलब N के जो एटम है वो। ये लिखा हुआ है अपने पास प्रयोगशाला में डाइनाइट्रोजन, लेबोरेटरी के अंदर यदि डाइनाइट्रोजन को बनाना है तो अपने को क्या चाहिए, अमोनियम क्लोराइड चाहिए। क्या चाहिए अपने को, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl के जलीय सोडियम नाइट्राइट
के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो अपने को क्या मिल सकती है? नाइट्रोजन मिल सकती है। क्या मिल सकती है अपने को? नाइट्रोजन मिल सकती है। तो चलिए इसे बोलते हैं कौन सा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। ये वाला है अपने पास सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट। NH4Cl जो एक्वस मीडियम के अंदर है, उसको जब भी सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो हमेशा अपने को क्या मिल जाएगी? अपनी जो मेन अपने को चाहिए क्या मिलेगा? नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन मिल जाएगा। उसके साथ साथ क्या मिलेगा? H2O मिलेगा और उसके साथ मिलेगा अपने पास कौन सा? NaCl। H2O और NaCl ये दोनों बाई प्रोडक्ट हैं और अपना जो मेन प्रोडक्ट है वो है अपने पास कौन सा? नाइट्रोजन। एक यहां से बनाया जा सकता है नाइट्रोजन, एक बनाया जा सकता है Ba का ब्रैकेट N3 का होल स्क्वायर, जिसे अपन बोलते हैं बेरियम एजाइड। जिसे अपन बोलते हैं कौन सा? बेरियम एजाइड बोलते हैं। बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड को जब भी अपन डिकम्पोज करेंगे, जब भी बेरियम एजाइड को अपन क्या करेंगे? डिकम्पोज, तो ये किसमें टूटेगा? एक तो बेरियम में, एक तो चला जाएगा बेरियम में और अपने को मिल जाएगी क्या? नाइट्रोजन है, गैस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी अपने को? नाइट्रोजन। तो इन दो प्रोसेस से अपन किसका फॉर्मेशन किया जा सकता है? डाई नाइट्रोजन का किया जा सकता है। किसका किया जा सकता है? डाई नाइट्रोजन। नेक्स्ट अपने पास आता है ये अपना डाई नाइट्रोजन। इसके नेक्स्ट आता है अपने पास कौन सा? अमोनिया। कौन सा आएगा अपने पास? अमोनिया। अमोनिया की जब भी बात की जाएगी तो ये NH2CO NH2 इसे यूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूरिया। यूरिया को जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है या वाटर के साथ अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो हमेशा ये अपने को अमोनियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट। और अमोनियम कार्बोनेट को जब भी हीट किया जाएगा तो अपने पास मिल जाएगी क्या? अमोनिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। जिसका फॉर्मूला होता है कौन सा? NH3। एक H2 है और क्या मिल जाएगा अपने पास? C2। N2 ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन। नाइट्रोजन को जब भी रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ और क्या मिलेगा अपने को? NH3। क्या मिलेगा अपने को? NH3। उसके लिए जो फ्यूजन एंथैल्पी है वो हमेशा होती है -46.1 किलो जूल मोल इनवर्स। ये जो फ्यूजन एंथैल्पी जो होती है इसका मतलब ये होता है कि जब भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अपन फ्यूज करवाएंगे तो अपने पास एक एनर्जी रिलीज होगी, माइनस चार्ज है। इसका मतलब ये वाली जो रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन है कौन सी? एक्सोथर्मिक है। कौन सी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है कि हीट इज रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन। हीट क्या हो जाएगी? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट जो है वो क्या हो जाएगी? रिलीज। रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन। रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन मतलब किसी भी रासायनिक प्रक्रम से यदि ऊर्जा बाहर निकलती है तो उसे अपन बोलते हैं कौन सा? ऊष्माक्षेपी बोल सकते हैं या अपन बोल सकते हैं इसको कौन सा? एक्सोथर्मिक। इसे ऊष्माक्षेपी भी बोलते हैं ना, ये भी आप याद रखिएगा। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम भी बोल सकते हैं। N2 प्लस FeH2 N2 प्लस 3H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो अपने पास ये कौन सा? ये वाला जो प्रोसेस है, इस वाले प्रोसेस को अपन हेबर प्रोसेस बोलते हैं। ये वाला जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कौन सा? हेबर प्रोसेस। इस वाले को अपन कौन सा प्रक्रम बोलते हैं? हेबर प्रक्रम। हेबर प्रक्रम। अब आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हेबर प्रक्रम से अमोनिया को किस प्रकार बनाया जा सकता है तो अपने को ये याद रखना है कि N2 को जब भी 3H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अपने को यहां पे मिलेगा कौन सा? 3H2। कौन सा मिलेगा अपने को? 3H2। दूसरी जब भी अपन बात करें इसमें, अमोनिया जो है एक तीखी है, एक तीखी गंध। अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। मतलब ये अमोनिया की स्मेल आप यदि सूंघोगे ना तो बहुत शार्प है, बहुत प्लेजेंट स्मेल होती है और ये रंगहीन गैस है, मतलब ये कलरलेस जो है ना गैस होती है। सेकंड पॉइंट की बात करें अपन, इसका हिमांक तथा क्वथनांक क्रमशः, हिमांक तो होगा 198.4 केल्विन और इसका जो क्वथनांक है वो 239.7 केल्विन होता है। अमोनिया का अणु त्रिकोणीय पिरामिडी होता है। कैसा होता है? त्रिकोणीय पिरामिडल, ट्राइगोनल
ट्राइगोनल कैसा होगा अपने पास, पिरामिडल। जैसे ये अपने पास है एन, ये इसका लोन पेयर, यहां पे एक अपने पास एच, यहां पे एक एच, और यहां पे कौन सा, एक एच। यहां से जब भी अपन बनाएंगे इसको, ये इस टाइप का, तो ये इसके तीन ट्राइगोनल, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ये ट्राइगोनल हो जाएगा। और यहां से अपने पास कौन सा हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा अपने पास, पिरामिड बन जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि NH3 का जो है ना, वो ट्राइगोनल कैसा होता है, शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल है, कौन सी होती है, पिरामिडल होती है। ट्राइगोनल है, पिरामिडल होती है। तो चलिए फटाफट आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर ये दो लोन पेड़ होते हैं इसके ना, ये इसके दो लोन पेड़ हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये टेबल दे रखी है अपने पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की टेबल दे रखी है, जिसमें सबसे पहले दे रखा है अपने पास N2O, फिर दे रखा है NO, फिर दे रखा है N2O3, फिर दे रखा है अपने पास NO2, फिर दे रखा है अपने पास N2O4, और फिर दे रखा है अपने पास N2O5, N2O5। इसे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, या नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। इसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। और ये नाइट्रस सेकेंड ऑक्साइड गैस भी होती है, जिसे अपन लाफिंग गैस भी बोल सकते हैं। कौन सी बोल सकते हैं अपन, लाफिंग गैस है। डाई नाइट्रोजन ये ट्राई ऑक्साइड है, जिसके ये सारे अपने नाम है। आपको याद क्या रखना है वो सुनिए। इस टेबल के अंदर आपको यदि कोई वैलेंसी पूछ ले, क्या पूछ ले आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा +1 है। इसका होता है अपने पास +2, इसका रहेगा अपने पास +3, इसका है अपने पास कौन सा, +4, इसका भी अपने पास कौन सा, +4 है, और इसका रहेगा अपने पास कौन सा, +5। तो +1, 2, +3, फिर +4, और ये इसका आ जाएगा कौन सा, +4, और इसका भी रह जाएगा अपने पास कौन सा, +5। कैसे बनाया जा सकता है कि अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 को, अमोनियम नाइट्रेट को यदि हीट किया जाए तो अपने को बन जाएगा कौन सा, N2O और 2H2 बन जाएगा। सेकेंड, अपने को NaNO2 और FeSO4 और H2SO4 के साथ जब भी रिएक्शन करवाया जाएगा तो पहले अपने पास क्या मिलेगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस अपने पास मिलेगा, और फिर मिलेगा अपने पास कौन सा, Fe2SO4 का होल थ्राइस मिलेगा, और फिर मिलेगा अपने को NaHSO4 प्लस 2H2O, और 2 मिलेगा अपने को कौन सा, 2NO। क्या मिलेगा अपने को, 2NO। तो ये प्रिपरेशन की आपको ये रिएक्शन पूछी जा सकती है कि भाई किसमें सही प्रिपेयर हुआ है। ये कलरलेस गैस और न्यूट्रल है, ये कलर गैस और न्यूट्रल है, ये ब्लू सॉलिड व एसिडिक हो सकती है। ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है ना, ये ब्लू सॉलिड और नाइट्रोजन एसिडिक हो सकती है। ब्राउन गैस और एसिडिक होती है, कलरलेस और सॉलिड है, और ये अपने पास आ जाएगा कौन सा, कलरलेस है। ये जो रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शंस को आपको थोड़ा सा याद रखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आज का पैटर्न जो है, जो RSSB जो क्वेश्चन क्लिक कर रही है, उसके अंदर आपको 4 रिएक्शन दे देंगे। तो उसमें से आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन सी रिएक्शन सही है और कौन सी रिएक्शन गलत है। तो आपको थोड़ा सा इस पैटर्न को समझना पड़ेगा कि अब जैसे NO है, NO को N2O4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो N2O3 मिल जाएगा। PB लेड नाइट्रेट को जब भी अपन डीकंपोज करते हैं, ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इसका ब्राउन फ्यूम्स होती है, ये लिखा हुआ है, ब्राउन गैस होती है। NO2 है, इसको जब अपन हीट करेंगे तो ये N2O4 मिल जाएगा। HNO3 को फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये HPO3 प्लस N2O5 मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपको है ना, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और इस टेबल के अंदर ये 2-4 रिएक्शन है, वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट है अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड की टेबल है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें अपन, किसकी बात करें अपन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की। रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अपनी प्लेस को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है।
और बॉन्ड पेयर जो है वो भी अपनी प्लेस को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, और उससे जो अपने पास जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन होते हैं, उससे जो अपने पास स्ट्रक्चर मिलते हैं, उसे अपन बोलते हैं कौन सा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखिए ये N2 है, इसके पास ये मेरे पास नाइट्रोजन, ये मेरे पास नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन, इसके पास ये डबल बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड है, ये बना दिया, ये ऑक्सीजन है, और ये बना दिया, और यहां बना दिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास ये अपना एक जो पेयर, अपना एक इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे दे, इसके पास कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6, इधर भी कितना हो जाएगा नाइट्रोजन, 1 2 3 और 4, इधर कितना है 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 हो जाएगा। अब इसमें इस वाला स्ट्रक्चर जब भी आपको बनाना होगा, जब भी आपको इस वाला स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो ये क्या करेगा, अपने जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अपने जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पास वाले को क्या कर देगा, डोनेट करेगा, और ये वाला कहां चला जाएगा, अपने पास यहां चला। अब जैसे ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जाएगा यहाँ पे, ये वाला जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, तो इधर तो क्या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, इधर एक लोन पेयर बन जाएगा, और उधर अपने पास कौन सा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी बात करें तो ये नाइट्रोजन है, ये यहाँ अपने पास ऑक्सीजन आ जाएगा, और यहाँ नाइट्रोजन है, और यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। NO की देखें अपन, तो NO के पास ये वाला एक अपने पास ऑक्सीजन है, ये 1 2 4 और ये 3 4 और ये 5 हो गया, इधर ये बॉन्ड बन गया, इधर ये आ गया, ये आ गया। अब इसकी रेजोनेटिंग को अपने को बदलना है, तो ये जो अपने पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक जंप करके इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 रह जाएगा। सेम टू सेम N2O3 के अंदर रहेगा, एक रहेगा अपने पास NO2 के अंदर रहेगा। आपको कौन कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद करनी है वो ध्यान से सुन लेना। एक तो है अपने पास NO2, एक याद रखनी है आपको कौन सी, ये वाली, और एक आप याद रख सकते हैं N2O3, ये वाली 3। ठीक है, एक बार आपको देखनी सब है, लेकिन मेजरली आप इन तीनों को याद रख सकते हैं, जिनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के ऊपर क्या हो जाता है, अपने पास बच जाता है। तो ये N2O4 के लिए है, ये है अपने पास कौन सा, N2O5 के लिए। अब जैसे ये इसके अंदर है एक इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन पड़ा है, यहाँ पे एक, इधर नाइट्रोजन, इधर कितना है बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये ऑक्सीजन है, इसकी बात करें अपन, ये ऑक्सीजन है। चलिए अब सेम टू सेम ये जब उधर चला जाएगा, तो डबल बॉन्ड जो है वो इसको क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, तो ये वाला जो है बॉन्ड है वो चला जाएगा यहाँ पे, ये वाला कहां चला जाएगा, यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड कहां आ जाएगा, यहाँ पे। तो ये अपने पास सॉरी, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला चला जाएगा इसके पास, और यहां से एक बॉन्ड चला जाएगा इसके पास, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट सेम इसके अंदर N2O4 के अंदर भी सेम टू सेम ही है, N2O4 के अंदर भी सेम है, और N2O5 के अंदर भी सेम है, वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको अपने पास शो करनी है। एक बात और थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा ना, तो उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा क्या होगा, ज्यादा। ये जो मैंने स्टार लगाए हैं, एक तो N2O है, एक NO है, और एक आएगा अपने पास NO2। इन तीनों का थोड़ा सा आप याद रखिए, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है। चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है अपने पास HNO3। कौन सा होता है, HNO3। नाइट्रोजन H2 N2O2, जिसे हाइपोनाइट्रस अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको, हाइपोनाइट्रस अम्ल, H2N2O2। एक आएगा HNO2, जिसे नाइट्रस अम्ल बोलते हैं, और एक आएगा अपने पास HNO3, जिसे अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। जैसे अम्ल बनाती है, इनमें HNO3 सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब HNO थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को जब भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा, सोडियम नाइट्रेट को जब भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा, तो ये सोडियम बाइसल्फेट देगा। क्या देगा, सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट
और अपने पास क्या मिल जाएगा, नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा अपने पास, नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। व्यापक स्तर पर यह मुख्यतः ओस्टवाल्ड प्रक्रम, मतलब सब ज्यादा अमाउंट में यदि बनाना है तो कौन सा प्रक्रम यूज किया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं ओस्टवाल्ड मेथड। कौन सा मेथड, ओस्टवाल्ड मेथड। यह विधि अमोनिया के वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा उत्प्रेरित ऑक्सीकरण पर आधारित होती है। कैसे कि ये अपने पास NH3 है, अमोनिया को जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना तो ये अपने पास मिल जाएगा NO मिल जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड मिल जाएगा, और अपने पास मिलेगा कौन सा, 6H2O। कौन सा मिलेगा, 6H2O। इसी के अंदर एक सब हेडिंग है जिसे अपन बोलते हैं कौन सा, बुरी वलय। बुरी वलय परीक्षण, बुरी वलय मतलब ब्राउन रिंग टेस्ट। ये टेस्ट करते समय हमेशा जो टेस्ट ट्यूब होती है उसके चारों तरफ जो है ना एक बुरी वलय बन जाती है, सर्कल बन जाता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं कौन सा, ब्राउन रिंग टेस्ट। ये किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है नाइट्रेटो के लिए। किसके लिए किया जाएगा, ये नाइट्रेटो के लिए। नाइट्रेटो के लिए यह सुपरिचित बुरा वलय परीक्षण Fe2+ आयनों की नाइट्रेटो को नाइट्रिक ऑक्साइड में अपचित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। जो Fe2+ से अभिक्रिया कर भूरे रंग का संकुल बनाता है। जो क्या होगा कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, जब भी, जैसे सपोज अपन ये टेस्ट ट्यूब ले लें, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जो सॉल्यूशन है अपने पास, जैसे इसके अंदर अपन नाइट्रेट अपन डाल दिया तो इसके ऊपर ब्राउन रिंग टेस्ट, ये इस टाइप का, इस टाइप की जो ब्राउन कलर की जो रिंग है ये फॉर्मेशन हो जाती है। ब्राउन कलर का जो रिंग है ये वाला, जो ब्राउन रिंग है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी कि जब भी किसी सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रेट प्रेजेंट है तो उसका पता लगाने के लिए यदि ब्राउन रिंग बन जाए तो नाइट्रेट प्रेजेंट है, और नहीं तो प्रेजेंट नहीं है। जैसे एक टेस्ट क्या है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नाइट्रेट वाला कोई भी सॉल्यूशन उसमें वो डालेंगे, उसके अंदर Fe2+ डालेंगे। क्या डालेंगे, Fe2+। उसके अंदर अपन कोई सा भी एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाएंगे तो ये बनेगा क्या, अपने पास NO बनेगा, Fe2+ बनेगा, और क्या बनेगा अपने पास, H2O। इसी NO को जब अपन आगे रिएक्शन करवाएंगे FeH2O6 के साथ तो ये अपने पास बनेगा ये वाला पूरा कंपाउंड, और ये वाला जो कंपाउंड है ये वाला कहलाता है ब्राउन रिंग टेस्ट। ये वाला कंपाउंड जो है वो अपने पास कौन सा कहलाएगा, ब्राउन रिंग। और इस कंपाउंड की वजह से उस टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ है ना एक भूरे कलर की संरचना बन जाती है, और इस प्रक्रम को या इस परीक्षण को अपन बोलते हैं कौन सा, ब्राउन रिंग टेस्ट। आपको सीधा सीधा यही पूछा जाएगा कि बुरी वलय परीक्षण किस आयनों के लिए किया जाता है या किस आयन के लिए किया जाता है, तो आपको बताना है किसके लिए किया जाता है, ये नाइट्रेट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, ये नाइट्रेट के लिए किया जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो है वो भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। व्यापक स्तर पर यह मुख्यतः ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा भी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, फास्फोरस। फास्फोरस के अपर रूप, फास्फोरस के मुख्य अपर रूप श्वेत फास्फोरस। एक तो आता है व्हाइट फास्फोरस आता है, यह एक मोम जैसा जहरीला ठोस पदार्थ है जो हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है। मतलब ये बहुत हार्म पॉइजनस है और बहुत सॉलिड है, और जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आता है, जैसे ये किसके कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा, और क्या करने लगेगा, ये जलने लगेगा। इसमें भी अपने पास एक आता है लाल फास्फोरस। कौन सा आता है अपने पास, है लाल फास्फोरस। एक तो है अपने पास श्वेत फास्फोरस, एक अपने पास है रेड फास्फोरस, एक अपने पास कौन सा है, काला फास्फोरस। फास्फोरस, ओके। तो श्वेत फास्फोरस,
फिर आएगा अपने पास रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस क्या है? रेड फास्फोरस का मतलब ये होता है कि श्वेत फास्फोरस को जब अक्रिय वातावरण में कितने डिग्री केल्विन पे, 573 केल्विन ताप पर कई दिनों तक गर्म करने पर प्राप्त होता है। यह गंधहीन, कैसा है, इसकी स्मेल नहीं होती, यह अविषैला मतलब नॉन पॉइजनस है। जल तथा कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CS2 में, CS2 में क्या है, ये इनसॉल्युबल है। कार्बनिक जो सॉल्ट है, कार्बन डाइसल्फाइड है, जो कार्बन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसके अंदर भी क्या है, ये इनसॉल्युबल है। रासायनिक रूप से लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की तुलना में बहुत कम क्रियाशील होता है। ये वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपको यदि दोनों को पूछे कि रिएक्टिव ज्यादा कौन है, तो अपन बता सकते हैं कि केमिकल रूप से लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की तुलना में बहुत कम क्रियाशील होता है, मतलब श्वेत फास्फोरस थोड़ा सा ज्यादा होता है, रेड फास्फोरस थोड़ा सा कम होता है। नेक्स्ट है अपने पास ब्लैक फास्फोरस। काले फास्फोरस के दो रूप होते हैं। कितने दो रूप होते हैं? दो होते हैं। एक तो होता है अल्फा, अल्फा काला फास्फोरस, अल्फा काला फास्फोरस, और एक होता है अपने पास कौन सा, बीटा। अल्फा होता है और एक होता है बीटा काला फास्फोरस। लाल फास्फोरस को 803 डिग्री केल्विन पर बंद नलिका में गर्म करने पर काला फास्फोरस मिलता है। मतलब कि अपने पास यदि लाल फास्फोरस है, उसको यदि 803 केल्विन पे यदि अपन किसी क्लोज ट्यूब के अंदर यदि इसको हीट करेंगे तो जो मिलेगा उसे अपन बोलेंगे कौन सा, ब्लैक फास्फोरस। बीटा फास्फोरस की बात करें अपन, तो काला फास्फोरस श्वेत फास्फोरस को, काला फास्फोरस श्वेत फास्फोरस को 473 केल्विन ताप पर तथा उच्च दाब पर गर्म करने पर बनाया जा सकता है। मतलब कि जो बीटा काला फास्फोरस है वो यदि अपने को चाहिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि श्वेत फास्फोरस को कितने डिग्री पे करना पड़ेगा, 473 केल्विन ताप पर, और उच्च दाब लगाएंगे तो अपने पास जो है, जो श्वेत फास्फोरस है वो किस में बदल जाएगा, बीटा काला फास्फोरस में बदल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ये जो एलोट्रोप्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा आप देख लेना। ये श्वेत फास्फोरस हो गया, ये रेड फास्फोरस हो गया, और एक आ गया अपने पास कौन सा, ब्लैक फास्फोरस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। नेक्स्ट देखिए, एक आता है फॉस्फीन। कौन सी आती है, फॉस्फीन। फॉस्फीन को यदि अपने को बनाना है तो अपने को लेना पड़ेगा P4 सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O। इसको जब भी अपन हीट करवाएंगे तो ये जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, फॉस्फीन मिलेगी, और ये मिलेगा NaH2PO2, जिसे बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बोलते हैं, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। शुद्ध अवस्था में यह ज्वलनशील होती है, मतलब ये यदि प्योर स्टेट के अंदर होगा ना तो ये हाईली इन्फ्लेमेबल है। यह रंगहीन, यह कलरलेस है, सड़ी मछली के समान गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। मतलब आपको यदि कोई पूछ ले कि सड़ी मछली के समान, जब मछली सड़ जाती है तो उसकी जो दुर्गंध आती है, जो उसकी स्मेल आती है, उस वैसी स्मेल ही होती है, किसकी होती है, फॉस्फेट की होती है, और ये बहुत ही जहरीली होती है। फास्फोरस हैलाइड के प्रकार। फास्फोरस हैलाइड के मुख्य प्रकार होते हैं दो। एक आता है फास्फोरस ट्राइहैलाइड। कौन सा आता है, फास्फोरस ट्राइहैलाइड, जिसे अपन बोलते हैं PCl3। क्या बोलेंगे इसको अपन, PCl3। अपन बोलते हैं इसको कौन सा, PCl3। ये रहा PCl3। बनाने की विधि की बात करें तो सफेद फास्फोरस जो P4 है, शुष्क क्लोरीन गैस प्रोवाइड करके बनाया जा सकता है। तो ये रहा श्वेत फास्फोरस, ये श्वेत फास्फोरस। इसको Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अपने क्या मिल जाएगा, अपने पास PCl3, जिसे अपन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बोलते हैं। गुणधर्म की बात करें तो ये कैसा है, एक तेलीय द्रव है, मतलब ये ऑयली लिक्विड जैसा होता है, ऑयल जैसा होता है ये। जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस की बात करें, ये नमी के संपर्क में आने पर ये फास्फोरस अम्ल बना देता है। मीन्स जैसे ही इसको अपने पास PCl3 है ना, इसको वाटर मतलब जैसे थोड़ा सा नमी के पास आएगा तो ये हमेशा क्या बना देगा, अम्ल बना देगा। इस अम्ल को बोलते हैं अपन फास्फोरस एसिड। इस अम्ल को बोलते हैं अपन कौन सा, फास्फोरस फास्फोरस अम्ल बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं इसको, फास्फोरस अम्ल। PCl3 की संरचना की बात करें, इसकी ज्यामिति पिरामिडल कैसी होती है, इसकी ज्यामिति पिरामिडल होती है। कैसी होती है इसकी, पिरामिडल होती है। इसमें फास्फोरस sp3 संक्रित होता है। फास्फोरस जो होता है वो कौन सा संक्रित होता है, sp3 संक्रित होता है।
होता है। उपयोग की बात करें जब भी, तो कार्बनिक यौगिकों के लिए क्लोरीनीकरण में, मतलब इसका उपयोग कहां किया जाता है कि कार्बन के यौगिक जितने भी हैं उनके क्लोरीनीकरण के अंदर भी इसका उपयोग अपन कर सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट याद रखना आपको कि PCl3 का जो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, पिरामिडल होती है। कैसी होती है ये, पिरामिडल होती है, पिरामिडल होती है। और फास्फोरस के अंदर इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जिसे बोलते हैं PCl5। क्या बोलेंगे इसको, PCl5। बनाने की विधि की बात करें, ये श्वेत फास्फोरस को जब Cl2 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, Cl2 की बहुत ज्यादा कम Cl2 लेंगे, यदि अपन कम मात्रा में Cl2 लेते हैं तो बन जाएगा PCl3। लेकिन यदि अपन बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल दें, अपन एक्सेस अमाउंट में यदि Cl2 डाल दें तो अपने पास क्या बन जाएगा, PCl5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा अपने पास, PCl5। गुणधर्म की बात करें, यह पीले सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। जल अपघटन, गर्म करने पर यह फास्फोरिल क्लोराइड जिसे POCl3 बनाते हैं, अंत में फास्फोरिल अम्ल में बदल जाता है। जैसे PCl5 जो है उसको जब भी पहले वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो POCl3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, POCl3। POCl3 का नाम क्या है, फास्फोरिल क्लोराइड। अगेन फास्फोरिल क्लोराइड को अपन H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बन जाएगा अपने पास कौन सा, H3PO4, जिसे अपन बोलते हैं कौन सा, फास्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे अपन इसको, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फास्फोरिक एसिड। हिंदी में भी यदि मैं लिखूं तो फास्फोरस फास्फोरिक एसिड, ये आप याद रख लीजिए। फास्फोरिक फास्फोरिक अम्ल। संरचना, गैसीय अवस्था में यह त्रिकोणीय द्विपिरिमिडी, कौन सा, त्रिकोणीय द्विपिरिमिडी स्ट्रक्चर होता है इसका। त्रिकोणीय द्विपिरिमिडी मतलब होता है TBP, TBP, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल होता है। इसमें sp3d संकरण पाया जाता है। कौन सा संकरण पाया जाता है इसमें, sp3d, इसमें पाया जाता है sp3d संकरण पाया जाता है। ताप अपघटन, गर्म करने पर यह आसानी से PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। अब जैसे PCl3 को PCl5 को अपन यदि हीट करवाएं तो ये PCl3 और Cl2 के अंदर क्या हो जाएगा, अपने पास ब्रेक हो जाएगा। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, इसके अंदर आपके एक क्वेश्चन आता है कि PCl3 का जो स्ट्रक्चर होता है, ये मैंने जैसे मान लो P बना दिया, ये Cl बना दिया, ये Cl बना दिया। ये इसका है कौन सा, TBP, TB और P, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर। ये वाले जो दो बॉन्ड हैं, इन दोनों बॉन्ड को अपन एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। इन दोनों बॉन्ड को अपन बोलते हैं कौन सा, एक्सियल। ये वाले जो है, ये वाले एक्सियल बॉन्ड है ना। ये जो इधर वाले दे रखे हैं ये अपने पास इक्विटोरियल बॉन्ड है। कौन सा है ये, इक्विटोरियल। ये तो एक्सियल है और ये है अपने पास कौन से, इक्विटोरियल। इनको अक्षीय, ए दो तरह के बॉन्ड होते हैं इसमें, दो प्रकार के बॉन्ड। दो प्रकार के बंध कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एक्सियल जिसे अक्षीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अक्षीय। और एक आता है अपने पास निरक्षीय, जिसे अपन अक्षीय है उसे तो अपन बोलते हैं कौन सा, एक्सियल। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं इसको, एक्सियल बॉन्ड। इसको बोलते हैं अपन कौन सा, इक्विटोरियल। कौन सा बोलते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड। क्वेश्चन एक आता है, ये है अपने पास, एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड इक्विटोरियल बॉन्ड के कंपेयर में,
बॉन्ड की तुलना में एक्सियल बॉन्ड इक्विटोरियल बॉन्ड की तुलना में लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। क्यों? तो इसका आंसर क्या लिखना है अपने को? इसका आंसर जब भी बताए, अब देखिए इसके यहां पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 इनके बीच में एंगल जो होता है ना वो 120 होता है, और इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 होता है। इसमें ये होगा कि यहां से इसमें ये वाला जो है, ये वाला जो ये इधर इसको रिपल्सन करेगा, ये इधर यहां से क्या करेगा? इसको रिपल्सन। नीचे पीछे वाला जो है सीएल वो भी क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। रिपेल करने के कारण, प्रतिकर्षण करने के कारण, पास पास वाले इलेक्ट्रॉन जो युग्म है वो प्रतिकर्षण होने के कारण ये क्या हो जाते हैं? दूर दूर चले जाते हैं। और जैसे ही ये दोनों दूर दूर चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? थोड़े से लंबे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि रिपल्सन के कारण, कहने का मतलब ये है कि रिपल्सन के कारण इनके जो बॉन्ड जो है उनकी लेंथ जो होती है वो कैसी हो जाती है? अपने पास लंबी हो जाती है। तो इसका आंसर अपन लिख सकते हैं क्योंकि अक्षीय बंध, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन युग्म पर इक्विटोरियल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा, इक्विटोरियल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इक्विटोरियल बॉन्ड के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के द्वारा प्रतिकर्षण किया जाता है। इसलिए यह लंबाई में बढ़कर यह थोड़े लंबे हो जाते हैं। मतलब क्या है इसका कि क्योंकि एक्सियल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन युग्म पर, ये जो एक्सियल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन युग्मों पर इक्विटोरियल बॉन्ड के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के द्वारा प्रतिकर्षण किया जाता है। मतलब ये क्या करेंगे? इसको रिपल्सिव फोर्स लगेंगे। जैसे रिपल्सिव फोर्स लगेंगे तो बॉन्ड क्या थोड़ा सा दूर दूर चला जाएगा, और जैसे बॉन्ड थोड़ा सा दूर जाएगा तो ये दोनों बॉन्ड जो है ना वो कैसे हो जाएंगे? अपने पास लंबे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अपने पास लंबे हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपको यदि लंबाई में बात करें, किसकी बात करें? लंबाई, है ना? तो इक्विटोरियल बॉन्ड की लंबाई क्या होती है? ज्यादा। तो इक्विटोरियल जो है, सॉरी एक्सियल बॉन्ड जो है वो तो बड़े होते हैं किससे? इक्विटोरियल से। किससे होते हैं? इक्विटोरियल बॉन्ड से। इक्विटोरियल बॉन्ड से। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री होती है इसकी कौन सी? टीबीपी। कौन सी होती है? टीबीपी। नेक्स्ट देखिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है अपने पास ये वाली टेबल। इसके अंदर जैसे H3PO2 दे रखा है, H3PO3 दे रखा है, H4P2O5 दे रखा है, H4P2O6 दे रखा है, H3PO4 दे रखा है, +5 दे रखा है, इस H4P2O7 का +5 दे रखा है, HPO3 का +5 दे रखा है। तो इसकी जब भी ज्योमेट्री की अपन बात करेंगे ना, तो जैसे ये इसका कैसा होता है? +1 होता है, इसका +3, इसका भी +3 होता है, इसका +4, इसका +5, इसका +5 और इसका +5। ऑक्सीडेशन स्टेट आप थोड़ा सा इसका याद कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है। अब जैसे मान लो इसकी ज्योमेट्री की बनानी है ना, तो जैसे H3PO है तो ये P डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, यहाँ एक आ गया अपने पास HO आ गया, यहाँ अपने पास कौन सा आ गया? HO आ गया। कितने अपने को हाइड्रोजन बनाने इसके अंदर?
तो अपने यदि बात करें तो H3PO2 है, तो यहाँ पे एक आ जाएगा अपने पास OH, यहाँ आ जाएगा अपने पास एक H, और यहाँ आ जाएगा अपने पास कौन सा H। तो देख लीजिए, आप काउंट कर लीजिए, H3 है, ये H3 है, P1 है, ये P1, वो ऑक्सीजन 2 है, तो इस टाइप का। फिर अपन बात करें किसकी, H3PO3 की बात करें, तो इसके अंदर भी अपने को क्या करना है, ये वाला बनाऊं मैं इसको, ये वाला बनाऊं, तो ये P है, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपने पास OH आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा अपने पास कौन सा H आ जाएगा। तो इस प्रकार इसकी ज्योमेट्री को अपन समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इनकी जितनी भी ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है, क्या दे रखी है अपने पास, ऑक्सीडेशन स्टेट, इनको थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। आपको पूछ सकते हैं, अब जैसे सपोज H3PO2 है ना, H3PO2 की यदि अपने को निकालनी है, H3PO2 में P की निकालनी है, H3PO2 के अंदर इसका निकालना, तो अपन मान सकते हैं कि इसका कितना, जिसका निकालना होता है उसे अपन क्या मानते हैं, X, इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, यहाँ पे कितना होता है +3, तो ये 3 आ गया, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, इक्वल टू ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ यहाँ, तो क्या हो जाएगा 0, X माइनस के 4 में से ये गया तो कितना बचा -1, इजिकल्स टू कितना आ जाएगा 0, सो X इजिकल्स टू कितना आ जाएगा +3। इसका मतलब अपन ऑक्सीडेशन स्टेट को बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए भी X के फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। तो ये अपना अंतिम स्लाइड था, जिसके अंदर आपको ये सब कुछ देखना है। एक बार आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास के अंदर अपन ने 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो है वो पढ़ लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छे से पढ़िए और अपने सपनों को साकार कीजिए। लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के अंदर कोई भी अपने पास केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, अपन अभी कौन सी सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर पी ब्लॉक का 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट पढ़ लिया था। ये अभी एक बुक आ रखी है अपनी एनसीईआरटी, जिसमें विज्ञान कक्षा 6 से जो 10 है वो सभी जिसमें विज्ञान आ रहा है, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आशा करता हूं कि आप की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और मैं भी आपके लिए बेस्ट से बेस्ट केमिस्ट्री का जो सेगमेंट है तैयार करने के लिए आपके पास कंटेंट लाता रहूंगा। धन्यवाद।